नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रॉयल स्वागत करता हूं स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका, जो आपको राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावा की तरफ से उपलब्ध है करवाई जा रही हैं। इसमें आज की क्लास जो है वो हम पढ़ेंगे 12th क्लास बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम में चैप्टर 10वां 10th चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस का, उसकी स्टडी हम करते हैं। अभी तक पीछे की जो क्लासेस हैं उनमें हमने स्टडी कर लिया था कि फोटोसिंथेसिस जो है उसकी डेफिनेशन किसे कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस, इसकी जो नॉर्मल इक्वेशन होती है उसकी स्टडी हमने की थी। इसके बाद में फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड फोटोसिंथेटिक साइट जो है उसके बारे में स्टडी की थी, और इसेंशियल रिक्वायरमेंट जो होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, जैसे पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है उनकी स्टडी की थी। इसके अलावा लाइट जो एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, नेचर ऑफ लाइट, वो हमने पढ़ा था। इसके बाद में फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म जो है वो पढ़ रहे थे हम, जिसमें फोटोसिंथेसिस जो है इसको डिवाइड किया जाता है मेनली दो रिएक्शन में, एक लाइट रिएक्शन और सेकेंड वन जो है वो है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है, इसमें लाइट रिएक्शन जो है वो कहाँ पर होती है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। ये होती है क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रेना है, उन ग्रेना की जो यूनिट होती है थाइलेकोइड, वहाँ पर मिलते हैं। थाइलेकोइड की इंटरनल सरफेस जो होती है उसके ऊपर पिगमेंट्स के या पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के कई सारे ग्रुप जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको कहा जाता है क्वांटासोम। और ये क्वांटासोम जो है वो लाइट रिएक्शन की यूनिट कह सकते हैं इसको हमें, या यूनिट ऑफ लाइट रिएक्शन जो है वो इसे कहा जा सकता है। इस क्वांटासोम में पिगमेंट्स मिलते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिलते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, और फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इंटर हो जाते हैं और फिर एक एक्सेप्टर से दूसरे एक्सेप्टर पर कैरी करते हैं, और उस दौरान एनर्जी जो रिलीज होती है उससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए नेसेसरी जो एटीपी मॉलिक्यूल हैं उनका फॉर्मेशन होता है। इसको कहा जाता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब यह फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट फेज होती है लाइट रिएक्शन की। तो लाइट रिएक्शन में जो लाइट का अब्जॉर्प्शन होता है और उससे एटीपी का सिंथेसाइजेशन होता है, या एटीपी जो है वो इसमें सिंथेसाइज होते हैं। इस रिएक्शन के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे इमर्सन, उन्होंने ये स्टडी किया कि प्लांट को यदि अलग अलग वेवलेंथ वाले लाइट रेज जो हैं वो ऑब्टेन करवाई जाए या वो इनको दी जाए, तो उस कंडीशन में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इस बेसिस पर उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला वो ये था कि प्लांट जो है उनमें अलग अलग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हैं उनके जो ग्रुप मिलते हैं वो मिलकर एक फोटोसिस्टम बनाते हैं, और वो फोटोसिस्टम जो है उनमें मिलने वाले पिगमेंट जो हैं वो अलग अलग नेचर वाले होंगे, जो अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट रेज को या लाइट को या फोटोन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और उस आधार पर उन्होंने जो अवधारणा प्रतिपादित की वो अवधारणा कहलाती है प्रकाश तंत्र अवधारणा। पिगमेंट सिस्टम में या फोटो सिस्टम हाइपोथेसिस जो है वो उसको कहा जाता है। अब फोटो सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था, फोटो सिस्टम जो है वो क्या है, ए ग्रुप ऑफ ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड ए इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रोटीन जो होते हैं उनका एक ग्रुप होता है। इस पीएस में फोटो सिस्टम में एक जो है वो होता है रिएक्शन सेंटर पिगमेंट, और रिएक्शन सेंटर जो है उसका काम हमेशा ही जो मेन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए जो है वो मेन पिगमेंट का काम करता है। अब क्लोरोफिल के और भी कई सारे मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा क्लोरोफिल बी भी होते हैं, और कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं। ये जो हैं ये भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन इनमें और रिएक्शन सेंटर में जो अंतर है वो क्या होगा, रिएक्शन सेंटर जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और ये इलेक्ट्रॉन सीधे जो है वो पहुंचते हैं कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर या इलेक्ट्रॉन ग्राही जो होते हैं उस पर, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके फिर आगे जो अदर इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन में वो
मूव करवाता है। इस दौरान जो एनर्जी का लेवल आता है इन इलेक्ट्रॉनिक कैरियर के बीच में, वहां पर एटीपी जो है उनका फॉर्मेशन होता है एडीपी से। तो एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। एडीपी जो है उनके साथ में एक फॉस्फेट जुड़ जाएगा और एक फॉस्फेट जुड़ने से एटीपी बनेंगे। अब ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, और इसमें जो इंपॉर्टेंस होता है वो किसका होता है? पिगमेंट सिस्टम का। इमर्सन ने ये कंक्लूजन निकाला कि प्लांट्स जो होते हैं, खासतौर से हायर प्लांट्स, उसमें दो तरह के फोटो सिस्टम जो हैं वो पाए जाते हैं, और उनकी डिस्कवरी जो हुई थी उसी ऑर्डर में उनको कहा जाता है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकेंड। तो दो तरह के पिगमेंट सिस्टम जो है वो मिलते हैं। इन पिगमेंट सिस्टम के बारे में जो नोट्स वगैरह में लिखा रखा है उसमें नॉर्मल सीधी सी चीजें ध्यान में रख लें। ये कंपैरिजन इनका हम देखते हैं। एक पिगमेंट सिस्टम जो है उसमें कई सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन जो है वो मिलते हैं। उनमें क्या अंतर होता है उस बेसिस पर देखें। पीएच फर्स्ट जो होता है ये हाई वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, हाई वेवलेंथ वाली जो लाइट रेज होती हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, जबकि पीएच सेकंड जो है वो लो वेवलेंथ वाली जो रेज होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। हालांकि दोनों में ही रिएक्शन सेंटर के रूप में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ही होगा। पीएच फर्स्ट में जो क्लोरोफिल मिलता है या मेनली जो पिगमेंट मिलते हैं वो क्लोरोफिल ही होते हैं। क्लोरोफिल 660, 670, 680, 690, 700 कैरोटिनॉइड्स एटसेट्रा। अब यहाँ पर ये 660, 670, 680 इसका मतलब क्या है? ये क्लोरोफिल ए का जो पिगमेंट है वो 670 वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। ये 680 वेवलेंथ से फोटो लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करता है। ये 690, ये 700 इनको एब्जॉर्ब करता है। ये सारी के सारी जो वेवलेंथ हैं वो आते हैं रेड रीजन में, लाल रंग का जो क्षेत्र होता है उसी में आते हैं। तो रेड मेनली रेड कलर को ये एब्जॉर्ब करते हैं। कैरोटिनॉइड जो है वो दूसरे जो कलर होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन मेनली ये रेड कलर को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन रेड कलर में भी अलग अलग वेवलेंथ मिलती हैं, तो ये अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें ये नॉर्मली रेड कलर को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन थोड़ी सी वेवलेंथ जिनकी लो होगी उनको एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें पिगमेंट मिलते हैं क्लोरोफिल 650, 660, 670, 680, इसके अलावा क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स ये मिलते हैं। रिएक्शन सेंटर दोनों में ही क्लोरोफिल ए है, लेकिन इसमें है क्लोरोफिल 700 मॉलिक्यूल। यदि ये रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए 700 है, या इसको P700 भी बोल देते हैं, पिगमेंट 700, वो पिगमेंट जो 700 वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो वो तो है पीएच फर्स्ट। और यदि ये रिएक्शन सेंटर है, यदि क्लोरोफिल 680 या P680, P का मतलब पिगमेंट है और वैसे नाम लिख दिया तो क्लोरोफिल ए लिख दिया 680, ये है पीएच सेकंड। तो द रिएक्शन सेंटर का जो पार्ट है वो यहाँ पर निभाता है, या यूं कह सकते हैं क्लोरोफिल 700 पिगमेंट act as reaction center in pH first and a chlorophyll 680 act as a reaction center in a pH second। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो मिलेंगे उनमें भी अंतर होता है। यदि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में यहाँ पर आयरन सल्फर प्रोटीन, फेरेडोक्सिन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन ये मिलते हैं, ये शॉर्ट नाम है इनके। तो आपको एक पेज में अलग से नोट्स वगैरह अवेलेबल करवाएंगे, तो उनमें कुछ शॉर्ट नाम जो है वो लिखे हुए नहीं थे, भूल से रह गए थे, आपको एक साथ ये उपलब्ध करवा देंगे। लास्ट में इसे चैप्टर के लास्ट में आप लिख लेना, जो इसमें भी काम में आते हैं, और अगला जो चैप्टर अपना होगा रेस्पिरेशन उसमें भी वो काम में आएंगे। तो ये कुछ शॉर्ट टर्म्स हैं, उनके लिए यूज किए जाते हैं। तो आयरन सल्फर प्रोटीन, फेरेडोक्सिन, साइटोक्रोम B6, F और प्लास्टोसाइनिन ये इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं। और इनमें इलेक्ट्रॉन कैरियर पीएच सेकंड में इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं थियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन ये काम करते हैं पीएच सेकंड में। इनमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिएक्शन सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं उसको जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सबसे पहले जो एक्सेप्ट करता है वो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पीएच फर्स्ट में तो होता है आयरन सल्फर प्रोटीन, इसको AFEF इस तरह से भी लिखा जाता है। और पीएच सेकंड जो है उसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो होता है थियोफाइटिन प्रोटीन। इसमें
पीएस फर्स्ट जो है वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों प्रकार का जो फोटोफॉस्फोरिलेशन उसमें पार्टिसिपेट करता है। फोटोफॉस्फोरिलेशन जस्ट अभी हम पढ़ेंगे टॉपिक। फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है एडीपी मॉलिक्यूल से एटीपी का बनना। अब ये दो पाथ में हो सकता है, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक पाथ में। दो इनमें पीएस फर्स्ट जो है वो दोनों में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन पीएस सेकंड जो है वो केवल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो हायर प्लांट में मिलता है केवल उन्हीं में पार्टिसिपेट करेगा। हायर प्लांट जो होते हैं उनमें ये हायर प्लांट्स में देखें तो पीएस फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, और ये नॉन साइक्लिक हायर प्लांट्स जो हैं उनमें फोटोफॉस्फोरिलेशन नॉन साइक्लिक टाइप का होता है। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो, नॉन साइक्लिक जो है वो हायर प्लांट में मिलता है, और नॉन साइक्लिक में तो पीएस फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनमें केवल पीएस फर्स्ट होता है और उनमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, उसमें ये पीएस फर्स्ट ही पार्टिसिपेट करता है। तो इसलिए यदि देखें तो पीएस फर्स्ट जो है वो तो साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों में मिलता है, जबकि पीएस सेकंड जो है वो केवल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें ये अंतर वगैरह जो है वो इस बेसिस पर हो गए, तो इस आधार पर इनको ध्यान में रख लें। अब इसके बाद में हम अगली चीज जो है वो बढ़ते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो सबसे पहली चीज तो ये देखें कि फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो कहेंगे किसे। इसमें एक वर्ड आता है फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन में आगे एक और चैप्टर जो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, उसमें भी वहां पर आएगा। फॉस्फोरिलेशन का सीधा सा मतलब होता है एटीपी का फॉर्मेशन। फॉर्मेशन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स नोन एज ए फॉस्फोरिलेशन। और एक फॉस्फोरिलेशन के लिए या एटीपी के फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से। इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर पर ट्रांसपोर्ट होते हैं और उस ट्रांसफर होते हैं, और उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उससे फॉस्फोरिलेशन होता है। अब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए या तो वो ऑक्सीजन से आती है या वो लाइट से आती है। यदि लाइट से आती है तो उसको हम उस कंडीशन में फॉस्फोरिलेशन कहलाएगा फोटोफॉस्फोरिलेशन, और यदि वो ऑक्सीजन से आती है तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की जो प्रोसेस होती है वो तो होती है रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। तो इसमें सीधा सा यदि हम देखें तो फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या हो गया, एडीपी मॉलिक्यूल जो हैं उनके साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का जुड़ना और एटीपी का फॉर्मेशन होना, ये जो प्रोसेस है वो फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। और ये कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान। इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से, जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है तब। तो लाइट को क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन जो है उनको छोड़ देगा। इलेक्ट्रॉन कैरियर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को लेंगे, फिर वो एक कैरियर से दूसरे कैरियर मॉलिक्यूल पर जाएंगे। उस दौरान जो एनर्जी लेवल में डिफरेंस होगा उसके कारण से इतनी एनर्जी रिलीज होगी जो एक एडीपी के साथ में एक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ने के लिए पर्याप्त होती है। और उसी कंडीशन में यहाँ पर क्या बन जाएगा, एटीपी जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये एटीपी फॉर्मेशन यूं कह सकते हैं कि एक तरह से लाइट एनर्जी जो है, उस लाइट में जो एनर्जी है इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, इस मॉलिक्यूल में जो केमिकल एनर्जी है उसमें। तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और जो एनर्जी को स्टोर करके रखता है केमिकल एनर्जी को, वो मॉलिक्यूल एटीपी मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है वो होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आता है, तो कहीं पर भी हो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, वही एनर्जी एटीपी फॉर्मेशन के अंदर काम में आती है, या कह सकते हैं उनमें स्टोर हो जाती है। अब ये फॉस्फोरिलेशन जो है या फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो दो टाइप का होता है। तो सीधा सा ये कह सकते हैं कि द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी बाय यूजिंग द लाइट एनर्जी इन क्लोरोप्लास्ट नोन एज फोटोफॉस्फोरिलेशन विच इज ऑफ ए टू टाइप्स, एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड सेकेंड वन जो है वो होगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो पहले हमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है उसकी बातें करते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है इसको हम एक लाइनर डायग्राम जो है उससे हमें समझ सकते हैं। लाइनर डायग्राम के द्वारा इसको शो किया जा सकता है।
साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है उसमें पार्टिसिपेट करता है केवल पीएस फर्स्ट। पीएस फर्स्ट जो है उसमें क्लोरोफिल 700 या क्लोरोफिल A700 मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन सेंटर का काम करता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसे P700 भी कह सकते हैं। बुक में ये भी लिखा हुआ मिलता है, दोनों बातें एक ही हैं। P है तो पिगमेंट है और CHL लिखा है तो वो क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और लाइट को एब्जॉर्ब करते ही ये जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर जाते हैं कहाँ पर? हायर एनर्जी लेवल में मौजूद, जो हायर एनर्जी लेवल पर प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं उसमें, और ये प्रोटीन यहाँ पर होता है यदि फोटो सिस्टम फर्स्ट है तो वो होता है आयरन सल्फर प्रोटीन। तो आयरन सल्फर प्रोटीन इसको कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर रिलीज करता है और अगले इलेक्ट्रॉन कैरियर को देता है, वो इसमें होता है फेरेडोक्सिन। फेरेडोक्सिन से फिर ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जाते हैं या इंटर होते हैं साइटोक्रोम B6 में। साइटोक्रोम B6 से फिर ये चले जाते हैं साइटोक्रोम F में, और साइटोक्रोम F से फिर ये लास्ट में जाते हैं प्लास्टोसाइनिन में, और प्लास्टोसाइनिन से वापस ये एक साइक्लिक पाथ से होते हुए वापस इंटर हो जाते हैं कहाँ पर? क्लोरोफिल 700 में। इस बीच क्लोरोफिल साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच में इतनी एनर्जी रिलीज होती है जो एक एडीपी मॉलिक्यूल के साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर एटीपी का फॉर्मेशन कर देती है। तो ये तो हो गया फोटोफॉस्फोरिलेशन। यहाँ पर एनर्जी जो है वो किसके कारण से आई? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट जो है वो क्यों हुआ? वो हुआ लाइट के एब्जॉर्प्शन के कारण से। तो एक तरह से लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गई एटीपी के रूप में। ये फोटोफॉस्फोरिलेशन है। और इसे साइक्लिक क्यों कहेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस पिगमेंट मॉलिक्यूल से रिलीज हुए थे वापस इंटर भी वहीं हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो भी क्लोरोफिल 700 है और लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो भी कौन है? क्लोरोफिल 700। तो साइक्लिक पाथ में ये मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो कहा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इसमें बनते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है व्हाट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन विद ए लीनियर डायग्राम। तो एक लाइनर डायग्राम ये बता दें साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो किसे कहते हैं, वो चीज़ बता दें, और उसकी जो मैकेनिज्म है उसमें ये बता दें कि इसमें केवल पीएस फर्स्ट जो है वो पार्टिसिपेट करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होते हैं लाइट का एब्जॉर्ब करने के बाद में क्लोरोफिल 700 से, जिन्हें एक्सेप्ट करता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन से फिर उसके बाद में ये फेरेडोक्सिन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F और PC से होते हुए वापस इंटर हो जाते हैं कहाँ पर? P700 में। और एनर्जी जो है वो रिलीज होती है साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच में, जो यहाँ पर क्या करती है? एटीपी सिंथेसिस करती है। और इस तरह से ये रिटर्न बैक निकलने के बाद में इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल 700 से रिलीज होने के बाद में रिटर्न हो जाते हैं वापस क्लोरोफिल 700 में। सो इट इज कॉल्ड द साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। दूसरा जो है वो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, या इसको जेड स्कीम भी कहा जाता है। बोर्ड एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ भी है। जेड स्कीम, व्हाट इज जेड स्कीम या व्हाट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या व्हाट इज द जेड स्कीम ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड डिस्क्राइब इट विद ए लीनियर डायग्राम। तो इसमें ध्यान में रखें जेड स्कीम में दोनों पीएस फर्स्ट पिगमेंट सिस्टम भी कह सकते हैं, फोटो सिस्टम भी कह सकते हैं। इसमें दोनों फोटो सिस्टम जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, पीएस फर्स्ट भी और पीएस सेकंड भी। पहले इसमें पार्ट लेता है पीएस सेकंड। तो पीएस सेकंड मॉलिक्यूल जो है वो इसमें टेक पार्ट करेगा और इसमें जो रिएक्शन सेंटर है वो होगा क्लोरोफिल 680। ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर देता है हाई एनर्जी लेवल में। तो हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर दिए जाते हैं
और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं किसके थ्रू, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और पीएस सेकंड में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है थियोफाइटिन। थियोफाइटिन से फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है अदर इलेक्ट्रॉन कैरियर पर, जिसमें आगे पार्ट लेता है इसमें प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से आगे साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से आगे साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन जो है वो कैरी करते हैं कहाँ पर, प्लास्टोसाइनिन पर, और प्लास्टोसाइनिन से फिर वापस यहाँ नहीं आते हैं, जहाँ से निकले थे इलेक्ट्रॉन डोनर जो था मॉलिक्यूल उसके पास में वापस नहीं आते हैं। अब ये इंटर हो जाते हैं पीएस फर्स्ट में। पीएस फर्स्ट में जो मॉलिक्यूल क्लोरोफिल 700 होता है, रिएक्शन सेंटर का काम करता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके वो फिर उन्हें वापस हायर एनर्जी लेवल में छोड़ देगा, रिलीज कर देगा। इनको फिर ले लेगा कौन है, आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन से फेरेडोक्सिन में ये जाएंगे, और फेरेडोक्सिन जो है वो फिर इन्हें दे देगा किनको, NADP को। तो NADP निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होते हैं, ये लास्ट में इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो यहाँ पर कौन है, NADP, और ये NADP कन्वर्ट हो जाता है NADPH2 में। अब ये H2 कहाँ से आए इसको और देखते हैं। ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो गया। इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में देखें तो इसमें सबसे पहली चीज कि इसमें दोनों पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होते हैं कहाँ से, P680 से एनर्जी लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में उन्हें वो फिर थियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F और प्लास्टोसाइनिन से होते हुए एक लीनियर पाथ से वो फिर इंटर होते हैं या रीचेज पहुंचते हैं कहाँ पर, क्लोरोफिल 700 में। 700 से फिर इलेक्ट्रॉन वापस रिलीज होते हैं, और ये रिलीज इलेक्ट्रॉन जो है वो आयरन सल्फर प्रोटीन और फेरेडोक्सिन के थ्रू एटलीस्ट लास्ट में एक्सेप्ट किए जाते हैं NADP के द्वारा, और उससे बनता है NADPH2। अब यहाँ पर ये नॉन साइक्लिक पाथवे क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से रिलीज हुए थे लास्ट में वहीं पर पहुंच जाते हैं एक साइक्लिक पाथ में। इसमें इलेक्ट्रॉन जहाँ से रिलीज हुए वहाँ नहीं पहुंचे। इलेक्ट्रॉन डोनर तो है क्लोरोफिल 680, और लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो NADP। तो इसके बेसिस पर देखें तो यहाँ पर ये साइक्लिक पाथ नहीं है। इसमें जो पाथ है वो कैसा है, अंग्रेजी का जो अक्षर होता है Z, इसको हम उल्टा इस तरह से लिख दें तो इस तरह का दिख रहा है, यूं ही चल रहे हैं, ये पाथ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, Z स्कीम भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन मूव्स इनटू ए Z like pathway, so the non-cyclic photophosphorilation pathway also called the Z scheme pathway, इसे Z scheme pathway भी कहा जाता है। और इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम B6 के बीच में, जो ADP के साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर ATP का फॉर्मेशन करती है। तो इससे ATP का फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर ATP जो है वो यहाँ पर बन जाते हैं, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन NADP में पहुंच गए। अब यहाँ पर इस नॉन साइक्लिक पाथवे में और साइक्लिक पाथवे में देखें एक अंतर विशेष, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो वापस यहाँ पर आ गए, इसलिए लाइट दोबारा इस पर गिरेगी तो फिर इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास में है, इसलिए जैसे ही इस पर लाइट गिरती है ये अपने फ्री इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। लेकिन अब एक बार इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो फिर तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, तो दोबारा लाइट गिरेगी तो फिर इलेक्ट्रॉन को कैसे रिलीज करेगा, यानी ये पाथ जो है वो रुक जाना चाहिए, लेकिन ये लगातार होता रहता है। लाइट की प्रेजेंस में लगातार इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं, तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो घूम फिर कर वापस यहीं पर पहुंच जाते हैं, फिर रिलीज हो जाएंगे, फिर वापस पहुंच जाएंगे। इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसकी पूर्ति जो है वो होती रहती है, या इलेक्ट्रॉन जो है इनकी सप्लाई जो है वो वापस साइक्लिक पाथवे के थ्रू होती रहती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसका ऑक्सीडेशन हो गया,
तो ऑक्सीडेटिव फेज में जैसे ही आ जाता है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके, इसमें इलेक्ट्रॉन की लैक, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की इस कमी को पूरा ये तो यूं कर देता है क्योंकि वापस इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं पहुंचते। तो इस कंडीशन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी को, इलेक्ट्रॉन की इस लैक को ये पूरा करने के लिए क्या करता है, ये तोड़ता है या फोटोलाइसिस करता है, हाइड्रोलाइसिस ये करता है, या फोटो हाइड्रोलाइसिस भी इसको कह सकते हैं। तो ये पिगमेंट मॉलिक्यूल जो हैं, यही चीज हमने पढ़ी थी, 6 CO2 प्लस से 12 H2O, पहला स्टेप था, उसमें लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइटेड स्टेट में आता है और वाटर का क्या करता है, फोटोलाइसिस करता है, और उसके कारण से क्या रिलीज होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। एक वाटर मॉलिक्यूल का ये फोटोलाइसिस होगा तो 2 तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, 2 प्रोटॉन रिलीज होंगे और 2 हाफ मॉलिक्यूल O2 का रिलीज होगा। ये O2 जो है वो तो एनवायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके थ्रू पहुंच गए। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी वो वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोलाइसिस से पूरी हो गई। जैसे इस पर फिर लाइट गिरेगी, लाइट गिरते ही वापस से इलेक्ट्रॉन फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो चलता रहे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगातार चलता रहता है। किस लिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है उसको वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता रहता है, पूरा करता रहता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार इंटर होते रहते हैं। एटलीस्ट देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल से निकले, इसने तो केवल एक मीडिएटर का काम किया। पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसने निकाले, लेकिन फिर उसके बाद में वो वाटर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को लेने लगा और उसका हाइड्रोलाइसिस हो गया। अब ये टोटल एक वाटर मॉलिक्यूल से ये हाफ ऑक्सीजन बने, टोटल 6 जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर ऑब्टेन होते हैं, तो उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस होगा? एक ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए देखें तो उसमें टोटल 12 मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइसिस, 12 मॉलिक्यूल वाटर का हाइड्रोलाइसिस होता है। 24 इलेक्ट्रॉन, 24 प्रोटॉन और 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 ये निकलते हैं। ये 6 मॉलिक्यूल बाहर निकल गए, 24 इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर होते हैं और इसको चलाते रहते हैं। और ये जो प्रोटॉन रिलीज हुए हैं, इन प्रोटॉन को फिर यहाँ पर ले लिया जाता है, या प्रोटॉन फिर यहाँ से पहुँचते हैं कहाँ पर? प्रोटॉन पहुँचते हैं NADP के पास में। 2 प्रोटॉन यहाँ पहुँचे, इससे एक NADP जो है वो एक NADPH2 में कन्वर्ट हो गया। प्रोटॉन यहाँ से होकर आ गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से थे ही, NADPH2 का फॉर्मेशन हो गया। अब 2 प्रोटॉन के लिए एक NADPH2 है, तो 24 प्रोटॉन के लिए 12 NADP होंगे और 12 ही NADPH2 का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। और इस दौरान बीच में जो एनर्जी रिलीज हुई, प्रोटॉन सीधे पहुंच गए NADP तक, इलेक्ट्रॉन घूमकर पहुंचे, और उस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई उससे 18 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर हो गया। ये हुआ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें बढ़ती है वो आती है इनके बीच में अंतर, डिफरेंशिएट करना बिटवीन द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो डिफरेंशिएट करें जैसा दिख रहा है उसके बेसिस पर। पहला डिफरेंट जो है वो इसमें हो गया, ओनली PS फर्स्ट टेक्स पार्ट इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, बोथ PS सेकंड एंड PS फर्स्ट टेक्स पार्ट इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये हो गया। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर डज नॉट अकर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अकर्स। O2 does not release, O2 releases in a non-cyclic photophosphorylation. इसके अलावा synthesis of NADPH2 occurs in non-cyclic photophosphorylation. Synthesis of NADPH2 does not occur in a cyclic photophosphorylation. इसमें NADPH2 बनते हैं, इसमें नहीं बनते। इसके अलावा केवल 6 ATP बनते हैं यहाँ पर, इसमें ATP जो बनते हैं उनके नंबर होते हैं कितने? 18। तो 18 ATP प्रोड्यूस्ड इन ए नॉन साइक्लिक पाथवे, ओनली 6 ATP प्रोड्यूस्ड इन ए साइक्लिक पाथवे। इसके अलावा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर इज ए क्लोरोफिल 700, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर इज ए क्लोरोफिल 680 मॉलिक्यूल। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज आयरन सल्फर प्रोटीन इन साइक्लिक पाथवे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर इज फियोफाइटिन इन नॉन साइक्लिक पाथवे। ये हो गया। या फिर रिलीज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इनटू ए साइक्लिक पाथवे एंड रीच्ड बैक टू क्लोरोफिल 700 या प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर इन Z like pathway
एंड डज नॉट रीचेज एट ए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर पर वो वापस से नहीं लौट करे आते हैं। इस तरह से ये फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस हो जाती है। फोटोफॉस्फोरिलेशन के साथ में ही अपनी जो लाइट रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। तो लाइट रिएक्शन का एक सारांश है ये। अब इसमें देखें तो हुआ क्या, यहाँ पर 6CO2 एक केमिकल इक्वेशन जो फोटोसिंथेसिस की हम देखते हैं उसको देखें, वो हमने लिखी थी 6CO2 प्लस से 12H2O बनाते हैं किसकी प्रेजेंस में, लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनाते हैं C6H12O6 प्लस से 6O2 प्लस से 6H2O। ये है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ पर ये और ये इतना जो काम है वो यहाँ पर हो चुका है, ये और ये इसको रहने दें। CO2 का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं है और ना ही प्रोडक्शन यहाँ पर हुआ है, वो होगा डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में ये इतना निकल कर आया, ये फोटोफॉस्फोरिलेशन से ही है। इसमें देखें 12H2O 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2 जो है वो यहाँ पर काम में आए। साथ में क्या काम में आई, लाइट। इस लाइट को एब्जॉर्ब किसने किया, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में, और वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके, तो उसने वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, तोड़ दिया। उसके कारण से क्या बने, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, वो तो जेड लाइक पाथ में घूमकर पहुंचे यहाँ पर, और उससे क्या बने 18 ATP मॉलिक्यूल प्लस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद में 12NADPH2 ये बने, और 6O2 जो है वो ये बाहर रिलीज हो गई, ये आ गई, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ये जो इसमें बने हैं इनको हमने शो क्यों नहीं किया, क्योंकि ये आगे लाइट रिएक्शन में तो प्रोड्यूस होते हैं, डार्क रिएक्शन में काम में आ जाएंगे जहाँ पर ये चीज़ इन्वॉल्व होंगे। तो एक तरह से सारांश जो है लाइट रिएक्शन का सारांश ये आ गया। अब इसके बाद में जो है वो कौन सी रिएक्शन होगी, डार्क रिएक्शन, उसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।